राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। अतिक्रमण के विरोध में और इसे हटाने के लिए विभाग की टीम ने सरोजनी नगर बाजार में अभियान चलाया, जिससे व्यापारियों में गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर भारतीय सेना की अधिकारी सोफिया कुरैशी पर उनके विवादास्पद टिप्पणी के लिए फिर से फटकार लगाई। शिवसेना के नेता संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ भारत की सैन्य तनातनी के बारे में दूसरे देशों को जानकारी देने के लिए सांसदों को विदेश भेजने की जरूरत पर सवाल उठाया और इस कदम की तुलना बारात से की। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की पार्टी का प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में विलय ने बिहार में राजनीतिक हलचल मचा दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर फिर से सवाल उठाए और आरोप लगाए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने कितने विमान खोए, इस पर वे चुप है। हैदराबाद के प्रतिष्ठित चार मीनार के पास गुलजार हाउस इमारत में सुबह संदिग्ध शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 17 सदस्यों की मौत हो गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भारत पाकिस्तान संघर्ष पर संसदीय समिति को ऑपरेशन सिंदूर और दोनों देशों के बीच हाल के तनाव के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए तैयार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। पड़ोसी शामली जिले की कैराना थाना इलाके में एक कार के डिवाइडर से टकराने के बाद पलट जाने से एक बुजुर्ग महिला और उसकी 3 वर्षीय पोती की मौत हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ने यूको बैंक के पूर्व मुख्य प्रबंधक निदेशक सुबोध कुमार गोयल को कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े 6200 करोड़ रुपए से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में दिल्ली के ब्रिटानिया चौक से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया को संबोधित करते हुए भारतीय सेना को देश की सभी बहनों की ओर से धन्यवाद दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने करोड़ों महिलाओं के सम्मान की रक्षा की है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सेना की रणनीतिक सूझबूझ को दिया। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सब बहनों की ओर से, देश की महिलाओं की ओर से, देश की सेनाओं को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने देश की आधी आबादी करोड़ों बहनों के सम्मान की रक्षा की, एक आवाज पे सेनाएं सरहद पे जाके खड़ी हुई और एक एक आतंकी अड्डे को निस्तेनाबूद किया। दिल की गहराई से साधुवाद देती हूँ दिल्ली सरकार को भी नेतृत्व देने वाले केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, देश की सेनाएं, देश की सरकार, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों के सम्मान में जिस तरीके से सशक्त निर्णय लेते हुए सेनाओं को आदेश दिया कि सेनाएं जाएं और एक एक आतंकी अड्डे को खत्म करके आए। पाकिस्तान को करारा जवाब मिला और 140 करोड़ जनता एकजुट है। ये बहनें जो देश की बहनें हैं, सभी सेनाओं के साथ खड़ी हैं, देश की सरकार के साथ खड़ी है। ये संदेश देने के लिए आज यहाँ पर ये तिरंगा यात्रा, सिंदूर यात्रा बहनों के द्वारा की गई है। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर एक प्रतीक, एक प्रतिज्ञा है हमारे देश की। ऑपरेशन सिंदूर मात्र अभियान नहीं हमारी सेना का, बल्कि संदेश है आतंकवादियों को कि जब जब आप भारत की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखेंगे, पूरा राष्ट्र, भारत की सरकार और भारत की सेना हर उस बेटी, हर उस मां की सुरक्षा में, के संरक्षण में आपको तैनात मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की उन बहनों और उन माताओं को हम सब बहनें नमन करती हैं जिनके बेटे, जिनका सुहाग आज
भारत की सीमा पर हमारी मातृभूमि का संरक्षण कर रहे हैं, वो सरहद पर है, इसलिए हमारा सिंदूर सलामत है। ऐसी माताओं बहनों के चरणों में नमन करते हुए जल थल नभ में पराक्रम दिखाती हुई हमारी सेना का शत-शत नमन। सेना के साथ साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने ये संकल्प लिया कि वो ना देश को झुकने देंगे ना देश को टूटने देंगे, आज एकजुट होकर देश ने भारत की सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और ये संदेश दिया है प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने और सेना ने कि जब तक एक एक आतंकवादी का कैंप ढेर नहीं होता, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। द ऑल इंडिया ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन परशुराम भवन त्रिनगर नई दिल्ली में बड़े ही भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर भगवान परशुराम की पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न प्रांतों से आए ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक धर्म और एक संस्कृति के भाव को सजीव रूप से प्रस्तुत किया। यह आयोजन सांस्कृतिक एकता और वैदिक परंपराओं के संरक्षण को समर्पित रहा। शोभा यात्रा में भक्ति संगीत, भजन कीर्तन और पारंपरिक वेशभूषा में सजे प्रतिभागी आकर्षण का केंद्र रहे। बिहार पटना से आए सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अश्विनी कुमार चौबे, नेशनल टीवी चैनल एसडी संगम के न्यूज हेड दिल्ली ललित सुमन, रमाकांत गोस्वामी, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार आचार्य मधुर महाराज जी, पंडित जयप्रकाश लाल धागेवाले, पंडित सभेश सरमन, पंडित विजय शर्मा रमेशनगर, कार्तिक रावल गुजरात, पंडित रविकांत शर्मा, पंडित देवदत्त शर्मा, पंडित ललित शर्मा, शशि शर्मा, विप्र सेना महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में भगवान परशुराम के द्वारा समाज को दिखाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। आप भी देखिए इस कार्यक्रम की विशेष झलक। देखिए, आज भगवान परशुराम जी का हम लोग यहाँ जन्मोत्सव मना रहे हैं, अच्छी तरीके से लेकर के, और देश भर में लोग भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं बड़े खुशी से। मैं यही कहूँगा, क्या संदेश देना चाहिए? परशुराम जी का जो संदेश है, शस्त्र शास्त्र सनातन संस्कार, घर घर परशु घर घर गीता, जय जय माता भारत माता, जय परशुराम जय सिया राम। इसी के संग ध्वनि से सनातन संस्कृति के साथ सनातन समरस समाज के निर्माण में परशुराम की प्रतीक्षा, सनातन समरस समाज के पटना में 26 जून को हम सभी सनातन परशुराम महाकुंभ में जरूर आए और आप सबका स्वागत है। ब्राह्मण की तो पहली खूबी रही है, उसने ज्ञान दिया है, बेअंत ज्ञान दिया है, उन लोगों को कुर्सियों पर बिठा दिया टॉप क्लास। एक जमाना था राजा महाराजा ऋषि मुनि को देखकर खड़े हो जाते थे, और आज हमारे समाज के लोग कैसे हैं, हम उन ऋषि राजा महाराजाओं के घर जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं। बात वही हो रही है 30 साल से। मैं बहुत समय मैंने शाहर में गुजारा, मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई विचार नहीं देना चाहता, लेकिन मैं जरूर इस जमीन को भगवान परशुराम जी को ये चरणों पे लगाऊंगा, जिनकी जरूरत ये बना, मैं किसी भी जन्म में आप लोगों का एहसान नहीं भूलूंगा, अपने ब्राह्मण समाज के लिए काम किया। मैं इस भवन के पदाधिकारियों का और भवन के निर्माण में उनके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने जितने साथी हैं, उन्होंने एक बहुत काम किया, बहुत काम किया, और आज यहाँ ये इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें हम ऐसी करते हैं मंचों से जिनका कोई दूरगामी परिणाम नहीं होता। हम छुट्टियां मनाने की बात करते हैं, हम परशुराम चौक की भी बात करते हैं, मूर्तियां लगाने की बात करते हैं, लेकिन सारे हमारे गौड़ साहब जैसे परिश्रमी नहीं है कि भगवान परशुराम का दोनों समय आरती पूजन वंदन होता हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब समाज की बात आएगी तो हम अपने लिए ब्राह्मण लिखें, और जब राष्ट्र की बात आएगी तो हम उसके आगे हिंदू लिखें, और कोई अर्थ नहीं हो सकता इनका। हमारे यहाँ एक ही सिद्धांत है कि जब राष्ट्र की बात आती है, संपूजका नाम परिपालका नाम यतेन्द्रियाणाम तपोगणानाम देशस्थ राष्ट्र कुलस्थ राज्य करो शांति भगवान को लेकर। हमारे यहाँ सब चीजें बाद में है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र ही सर्वोपरि है। आज भगवान श्री परशुराम के चरणों में
हम सब उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए यहाँ आए। सनातन समाज के सभी भाइयों को और बहनों को मैं हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूँ। जब भगवान और परशुराम का बात आए, यहाँ पर ऐसे देवत्य साकेत लोग, देवलोक के अनेकों भूति आए हुए हैं, सब अपने वक्तव्य को दे रहे हैं। सबसे पहले मैं प्राथमिकता और हमारे हृदय ज्योतिष के मर्मज्ञ मातंग हमारे भैया ने कहा, मैं आपको बता देता हूँ। अभी अली साहब के यहाँ मैं कर दिया हूँ और बहुत जल्दी आपको परशुराम का छुट्टी का अनाउंस हो जाएगा। ये आपको अभी समझाने कर देता हूँ। ब्राह्मण का सहयोग कीजिए, किसी भी परिस्थिति में उसके साथ हो जाइए। मत करो सहयोग यार, साथी बन जाओ, अपना अपना विकास करो सारे ब्राह्मण मिलकर। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि किसी ब्राह्मण का विरोध न हो। अगर आपके अंदर ब्राह्मण तो है और आप ब्राह्मण हैं, तो इस ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में एक संकल्प लेकर जाइए कि जीवन में किसी ब्राह्मण का विरोध मत करना। आपके द्वारा किसी ब्राह्मण का विरोध न करना ही उस ब्राह्मण का सबसे बड़ा सहयोग हो जाएगा। ब्राह्मण ही ब्राह्मण का विरोध करके कुछ बिगाड़ सकता है, दुनिया कोई ताकत नहीं जो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का अभियान जारी है और इसके लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान आवश्यक है। मंत्री ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि किसानों तक आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का अभियान चल रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, विकसित खेती और समृद्ध किसान ये जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग आधी आबादी के रोजगार का साधन है, आजीविका है। और इससे भी अगर आगे बढ़ के कहूं तो देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। 4 उद्देश्य कृषि विभाग के, कृषि किसान कल्याण के। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। लगभग 145 करोड़ का हमारा देश, इसको भरपूर खाद्यान्न मिले, सब्जियां और फल की उपलब्धता भी हो, किसान की आजीविका ठीक चले, मतलब कृषि फायदे का धंधा बने, और खाद्यान्न तो मिले लेकिन पोषण युक्त, उसका प्रयत्न करना। और चौथा, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण करना, उनका उपयोग ऐसा करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्यान्न, फल और सब्जियां उत्पन्न करते रहें। और इसके लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपनी रणनीति बनाई है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। एक, उत्पादन बढ़ाना। मित्रों, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे यहां अपने किसानों के पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है। जोत के आकार छोटे छोटे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देशों में 10-10, 15-15 हजार एकड़ के फार्म हाउस मिलेंगे, लेकिन हमारा किसान छोटा है। 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़। और इसलिए जब हम अपनी योजना बनाते हैं तो इस छोटे जोत के आकार में किसान कैसे बेहतर खेती करे। एक, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन।
उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, बाकी सारी चीजें, और एक बहुत महत्वपूर्ण नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उस दिशा में सोचना। अभी इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग हमारी कई संस्थाएं काम कर रही हैं। कृषि विभाग भारत सरकार का, राज्य का विषय है कृषि, इसलिए कृषि विभाग राज्य सरकार का। हमारा कृषि अनुसंधान परिषद ICR, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र, और ICR के भी 113 संस्थान, 731 कृषि विज्ञान केंद्र। प्रयत्न चल रहे हैं, मैं नहीं कहता कि प्रयत्न नहीं चल रहे हैं, लेकिन कई बार ये प्रयत्न अलग अलग दिशाओं में चलते रहते हैं। अभी जो प्रयत्न चल रहे हैं उनके परिणाम भी आए हैं, तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं, लेकिन हम यहां रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे, और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और इसलिए हम लोगों ने तय किया खरीफ की फसल के लिए कि हम सारे संस्थान जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाके एक दिशा में ले जाएं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केंद्रीय कृषि मंत्री चिराग पासवान ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि बिहार में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह केंद्र और बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य राज्य के उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि बिहार के उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ रही है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जाता है। ये प्रेस वार्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन, जो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार, बिहार सरकार, अपीडा, TPCL सबके सहयोग से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका लक्ष्य बिहार के उद्यमियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ने की दिशा से है। आज की तारीख में बिहार के उत्पादनों की मांग देश में ही नहीं दुनिया में बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से, और इसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी दूंगा, जिस तरीके से मखाना आज की तारीख में सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुपर फूड के तौर पर देखा जा रहा है, उसकी मांग बढ़ी है। बिहार के कई ऐसे उत्पादन हैं जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया जाता है। हाजीपुर से मैं आता हूँ, हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, आम हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अनानास हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी है। ऐसे में एक विधिवत व्यवस्था तैयार करने की सोच के साथ इस 2 दिवसीय सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें लगभग 20 देशों के
70 से ज़्यादा सही आंकड़े कल जब इसका हम लोग समापन करेंगे सब आपके साथ साझा किए जाएंगे। 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल बायर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया। लगभग 50 से ज़्यादा डोमेस्टिक बायर्स, रिटेल चेन्स बड़ी बड़ी, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने का कार्य किया। और जो उत्साह देखने को मिल रहा है इन बायर्स के द्वारा, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि ये सम्मेलन एक गेम चेंजर के तौर पर आने वाले दिनों में अपने आप को साबित करेगा। अभी से ही, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, बट जो एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर लीची को लेकर मैं इंटरनेशनल बायर्स में देख रहा हूँ कि काफ़ी उत्साह के साथ। और इसकी खूबसूरती ये है कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो संभवतः जिससे अभी तक हम लोग या हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए साथी शायद उससे नहीं जानकारी उनको होगी उसके बारे में। उन टेक्नोलॉजीज़ का आदान प्रदान, उन नए इनोवेशंस का, उन नए स्टार्टअप आइडियाज़ का आदान प्रदान भी होगा। लीची का मैंने उदाहरण दिया, सामान्य परिस्थिति में 3 से 4 दिन तक लीची रहती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसकी पैकेजिंग थोड़ी बेहतर करते हैं, 9-10 दिन तक आप उसको रख लेंगे। पर अभी एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से एक लंबे समय तक, लगभग 80 दिनों के आसपास, आप उसको फ्रेश रख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा, जो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल अगर यहाँ पे लीची से जुड़े हुए हमारे किसान साथी अगर करेंगे तो यकीनन उनको बहुत लाभ होगा। तो इन तमाम जानकारी का आदान प्रदान एक छत के नीचे हो, इस सोच के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सबके द्वारा मिलकर, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, तमाम हमारे साथियों के द्वारा मिलकर ये किया गया है, जिसमें एक बड़ी संख्या में बिहार के उद्यमी भी इसमें अपनी भागीदारी देने का कार्य कर रहे हैं। उनको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ। यहाँ पे उत्पादन है, बट कैसे उसको हम लोग दुनिया के कोने कोने तक लेकर जा सके। और जो सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है कि भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाना है, और ये क्षमता हमें हमारे देश में है कि भारत न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है, बल्कि दुनिया की बड़ी आबादी की जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पानीपत में ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश को 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, सीमाओं की सुरक्षा और नागरिकों का स्वस्थ शरीर। इस वेलनेस सेंटर में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि रासायनिक कीटनाशकों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। आज ये ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है। आज यहाँ पर पूर्णाहुति हम सब ने मिलकर के डाली है। मैं आप सबको इस ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही, मैंने जैसे कहा है कि आज गर्व का दिन है, और माननीय पवन जिंदल जी ने, जो संगठन ने, जो हमारा श्री माधव जैन सेवा न्यास ये केंद्र है, और इसकी परिकल्पना भी है ग्रामीण विकास केंद्र, और उस परिकल्पना को हम साकार मूर्त रूप होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस केंद्र का जो उद्देश्य था वो आज पूर्णता की ओर जा रहा है। हम देखते हैं कि इस केंद्र से जो हमारे किसान भाई हैं बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं। इस केंद्र के माध्यम से उनको प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना, उनको बताना, और वो इसी से जुड़ा हुआ इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे, ज्यादा आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
तो व्यक्ति हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होगा। इसकी सबसे प्राथमिक कड़ी यही है। अलवर में श्वेत क्रांति 2.0 और अलवर संघ दुग्ध दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। सीएम ने इसे किसानों और पशुपालकों की मेहनत का प्रतीक बताया। उन्होंने बताया कि अलवर दुग्ध संघ वर्तमान में 19,016 गाँव की 31,000 से ज्यादा समितियों के जरिए प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख लीटर दूध का संकलन कर रहा है। आज के इस अलवर संघ दूध दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर पार्टी के पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतागण और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी किसान भाइयों, माता और बहनों, सबसे पहले तो आपको इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज अलवर से एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और यह शुरुआत पूरे राजस्थान के अंदर जानी है। आज श्वेत क्रांति 2.0 अलवर दुग्ध दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे पशुपालक और किसानों की मेहनत का फल है। यह दुग्ध क्रांति आप लोगों को अविस्मरणीय भूमिका और गौरव योगदान का अवसर है। मुझे इस बात से बेहद प्रसन्नता है कि अलवर के गांव ने 50 साल से अधिक अलवर दुग्ध संघ के रूप में जो पौधा लगाया, आज वो बट वृक्ष के रूप में दिख रहा है और आप देख रहे हैं जिस तरह से अलवर डेयरी का विकास हो रहा है। जब इस दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी तब 20 दुग्ध समितियों के माध्यम से मात्र 500 लीटर दूध से प्रारंभ हुआ था, इसका संकलन हुआ था। लेकिन आज मुझे आपको ये बताते खुशी है कि यह संघ 1916 गांव में 31,000 से अधिक समितियों के माध्यम से रोजाना औसतन 1.5 लाख लीटर दूध का संकलन कर रहा है। यह बहुत बड़ा दूध संयंत्र है जो जिस तरह से ये काम कर रहा है। अलवर दूध संघ आज करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्मान योजना जैसी योजनाओं में लगभग 1 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है। 1 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है। आज ये दुग्ध संघ पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन रहा है। ये जिले के विकास में भागीदारी, महिलाओं को आत्मनिर्भर, किसानों के विकास एक प्रमुख आधार बन गया है। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, किसान के पास, क्योंकि मैं जानता हूं किसान की क्या क्या आवश्यकता होती है और किसान अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाता है। किसान और पशुपालन का एक जोड़ा है। वो किसान नहीं माना जाता है जिसके घर पर पशु नहीं होते हैं, क्योंकि किसान पशुपालन का काम करता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कई बार मेरे से कहते, मैंने किसानों के सम्मान के लिए जिस तरह से काम किए हैं, हमने देखा हमारे प्रदेश का किसान कैसे खुशहाल हो सकता है। हमने सरकार आते ही सबसे पहले किसान की चिंता की और किसान की चिंता इसलिए की कि किसान को सबसे आवश्यक चीज क्या है, जो किसान अपनी उत्पादन भी बढ़ा सकता है और किसान अपने को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बना सकता है। हमने कहा किसान के लिए अगर पानी मिलेगा तो हमारे राजस्थान का किसान मजबूत भी होगा और उसका अर्थ के रूप में भी मजबूती आएगी। आर्थिक रूप से हमारा किसान अगर संबल होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।